नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में प्राइवेट बैंक घोटालों को लेकर प्रदेश के सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। बैंक घोटाले के कई विभागों से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में बैंक मैनेजर की हुई गिरफ्तारी के बाद अब पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने भी अपने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर शिक्षा विभाग की एफडी और बैंक में जमा धनराशि की डिटेल मांगी है। जानकारी यह भी है कि बैंक घोटाले केस में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। अब ऐसे में क्या बैंक घोटाले की जांच की आंच सफेद पोशों तक भी पहुंचेगी, यह सवाल है। तो प्राइवेट बैंक घोटालों में खासकर हरियाणा में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से विभाग इसमें संलिप्त हैं और कौन कौन इसका एपी सेंटर है, ये यूं कहीं मुख्य केंद्र बिंदु रहा है जो इतने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। ये तमाम सवाल हैं और इन पर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। अब तो साफ लग रहा है कि प्राइवेट बैंकों में प्रदेश सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपयों का गबन बैंक कर्मचारियों और सरकारी बड़े बाबुओं की सांठगांठ से हुआ है। अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं। चंडीगढ़ के आईडीएफसी बैंक में जमा सरकारी विभागों का 590 करोड़ रुपए का दुरुपयोग और गबन कर कैसे ये पैसा प्राइवेट फर्मों और रियल एस्टेट में लगाया गया। अब पंचकुला नगर निगम की पंचकुला के सेक्टर 11 में 160 करोड़ रुपए की फर्जी एफडी का खुलासा होने के बाद इस मामले की जांच भी स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। मोटे तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकुला नगर निगम की करीब 145 करोड़ रुपए की 16 एफडी कराई गई थी। ये राशि ब्याज समेत मैच्योरिटी पर 160 करोड़ रुपए होनी थी। इन एफडी में से विभाग ने 58 करोड़ रुपए की ब्याज समेत राशि अपने खाते में ट्रांसफर की, बैंक को चिट्ठी लिखी। बैंक को कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी बैंक से जवाब नहीं मिल रहा था। तब पंचकुला नगर निगम के अकाउंट्स विभाग और सीए की एक टीम ने 2019 से एंट्रीज का मिलान शुरू किया। बैंक की स्टेटमेंट में 58 करोड़ रुपए नगर निगम को ट्रांसफर होने की जांच हुई तो पता चला कि ये रुपया तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, ना ही बैंक में ये रुपया जमा दिखाया गया। यानी 160 करोड़ रुपए में से बैंक में 2 करोड़ ही जमा दिखाए गए, बाकी कहाँ गए। दरअसल इस मामले में विजिलेंस टीम ने पंचकुला नगर निगम के पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक ने बताया कि इस 145 करोड़ रुपए की 2019-20 में उसने कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी कराई थी। इसके बदले बैंक ने उसे मोटा कैश और कीमती सामान गिफ्ट किया था। गौरतलब है कि विकास कौशिक के बड़े राजनीतिज्ञों से संबंध हैं, शायद इसीलिए उसकी कालका नगर परिषद में ईओ जैसे पद पर नियुक्ति हुई। अकाउंट्स का आदमी भला ईओ कैसे बन सकता है। लगातार दूसरे केस में भी सैकड़ों करोड़ के गबन के बाद विपक्ष भी मुखर हो रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का। उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से आईडीएफसी में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, ये इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की शय पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये तो अब साफ हो गया है कि इस गबन में बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। कुछ आईएएस के नाम भी शुरू से चल रहे हैं। ये भी तो देखा जाना चाहिए कि पंचकुला नगर निगम में 2019-20 और उसके बाद कौन कौन लोग कमिश्नर पद पर रहे। यानी प्राइवेट बैंक शायद सरकारी रुपयों से भी इस तरह अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहे और इस सपोर्ट के बदले बढ़िया खातिरदारी और मस्ती का इंतजाम होता रहा। सैकड़ों करोड़ के इस दूसरे घोटाले में कई बातें साफ हो गई हैं। इसमें सफेद पोशों की भी भूमिका हो सकती है। दूसरे, सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा संदिग्ध हो गई है। तीसरे, आम लोगों की बचत और एफडी को बैंक किस तरह दाम बनाए काम समझकर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इसीलिए प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपने डायरेक्टरेट, डीओज और बीओज को निर्देश दिए हैं कि वो ब्यौरा भेजें कि विभाग का पैसा किस किस बैंक में कितना जमा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो प्राइवेट बैंक घोटालों के तार कितने जुड़े, किस किस से जुड़े, कौन कौन इस घालमेल में शामिल है, ये तमाम अहम सवाल हैं। गाइडलाइंस के बाद जो कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा कह रहे हैं उसका उल्लंघन क्यों किया गया, क्यों इतनी बड़ा जो घोटाला है वो निकलकर सामने आया, किसने किया, किसकी शय पर किया, ये तमाम सवाल हैं जो उठने भी लाजमी हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। बड़ा घोटाला, बड़े झटके और बड़ी चुनौतियां, प्राइवेट बैंक घोटालों के तार और कितनी परतें, कौन जिम्मेदार? देखिए सौरभ, मैंने सुना भी है, बहुत बार सुना है कि अगर आपकी देनदारी सरकार, चाहे बिजली निगम है, नगर निगम है, हुड्डा विभाग है, अगर आपने 50-100 रुपए भी देने ना, वो आपको देने पड़ेंगे, भले ही 10 साल बाद आपसे ब्याज जोड़ कर ले। 50 रुपया भी सरकारी, जो सरकारी रेवेन्यू होता है, सरकार की तरफ देना होता है देनदारी, 50 रुपए भी अगर आपने देने हैं ना, तो 50 रुपए 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लिखे रहेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी कोई काम, तो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। सरकार के 100 रुपए भी कोई नहीं पचा सकता, ना ले सकता। सरकारी खातों का हिसाब भी ऐसा होता है, भले ही कर्मचारी खा जाए, लेकिन सरकार के खाते में 50-100 रुपए भी आपकी तरफ है तो वो आपसे लिए जाएंगे, चाहे 20 साल हो जाए जी। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, पंचकुला नगर निगम, पंचकुला गुरुग्राम के बाद दूसरा बड़ा शहर है, विकसित जिला। गुरुग्राम देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, पंचकुला प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से बिल्कुल 8 किलोमीटर की दूरी पर है और एक तरह से अघोषित राजधानी है जी। ये बनाया भी इसी लिहाज से गया था, कल को पंजाब और हरियाणा का विवादों का फैसला हो, अगर हरियाणा को अपनी अलग राजधानी बनानी पड़े, क्योंकि कल्पना होती है, भविष्य की योजनाएं होती है, तो पंचकुला को विकसित किया गया था। चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ पंचकुला। ये जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, मिस्टर कौशिक, विकास कौशिक, ये कह रहे हैं कि 2019-20 में मैंने ये एफडी 145 करोड़ की 16 एफडी करवाई थी, क्योंकि सरकार का जो सरप्लस पैसा होता है वो ब्याज के लिए सेफ भी रहे और उसमें कुछ जुड़े, इसीलिए वो बैंकों में जमा कराया जाता है। 2019-20 में ये कह रहे हैं, पूछताछ में इन्होंने बताया। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, अकाउंट्स ऑफिसर, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि वो बिना बड़े अफसरों के, नगर निगम में कौन कौन होते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर, और होते हैं चीफ इंजीनियर भी होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, और कमिश्नर यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी, जिसको हम शहरी निकाय निदेशालय कहते हैं, डायरेक्टर जनरल बैठते हैं, जहां पे पूरे हरियाणा के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका इसके तहत काम करती हैं। तो एक अकाउंट्स ऑफिसर की क्या है ताकत है कि वो अपनी मर्जी से 145 करोड़ की एफडीआई करवा दे? क्या उसकी पावर है? बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है। इसका मतलब उसके ऊपर जो अफसर थे, ज्वाइंट कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, अगर इतना बड़ा स्टेप उठा ले, 145 करोड़ आपके पास है, आप जमा करा रहे प्राइवेट बैंक में, तो आप अपने यूएलबी निदेशालय है, आपके जो शहरी निकाय मंत्री आजकल विपुल गोयल हैं, पहले भी कोई रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि बड़े अधिकारियों की और मंत्री लेवल तक ये जानकारी जाती है कि आपके पास, मंत्री भी पूछते होंगे आपके पास रेवेन्यू खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, बजट कितना आया था, क्या प्रॉफिट है, लॉस है, बैंक खातों में क्या है, सब जगह काम क्या है मंत्री का, डायरेक्टर जनरल का या डायरेक्टर यूएलबी का काम क्या है, सारी चीजों का मॉनिटरिंग करनी होती है, उनको निर्देश देने होते हैं, समय समय पर वेरीफाई की चीजें होती हैं। तो एक अकाउंट्स ऑफिसर की क्या है? अकाउंट्स ऑफिसर ने अब पूछताछ में बताया है कि मैंने जो 145 करोड़ की एफडी कराई थी कोटक महिंद्रा में, 16 एफडी थी, क्योंकि उसके अलग अलग एफडी का अलग अलग टाइमिंग होती है, फिर उनका ब्याज अमाउंट के हिसाब से
कुल 160 करोड़ होना था, अभी बैंक की तरफ 2 करोड़ पे शो कर रहा है, बाकी 158 करोड़ कहां गया। मैं ये कहता हूं, अगर ये कौशिक जो है, विकास कौशिक, ये कह रहे हैं कि मैंने करा दिया, भाई ऊपर तो पूछा होगा, बकायदा लिखित में परमिशन होती है, लेटर होते हैं, बिल्कुल फॉरवर्डेड फॉर फर्दर अप्रूवल लिखा जाता है, उच्च के अधिकारियों को डिपार्टमेंट में जाती है। कैसे हो सकता है कि कोई अकाउंट ऑफिसर अपनी मर्जी से, जैसा उसने एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट विजिलेंस को बयान में बताया है, खुलासा किया है, सीधा सीधा मतलब है, ये कोई एक मामला नहीं है। देखिए IDFC वाला मामला था, उसका दूसरा बैंक था AU स्मॉल फाइनेंस, उसका भी नाम आया था। इसके बाद अब ये कोटक महिंद्रा जैसा, जो ये कहते हैं कि हम बढ़िया बैंक है हमारा, जैसे प्राइवेट बैंक है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक, बहुत बैंक है, बैंकों में भी होड़ है, ज्यादा डिपॉजिट्स, ज्यादा बिजनेस कौन कर रहा है, उनकी रैंकिंग होती है रिजर्व बैंक में। ये सारा खेल देखिए कोई किसी 1-2 आदमी की नहीं होता, इतना अमाउंट अगर जमा करा दे तो ऊपर तक ये जानकारी जरूर रही होगी, लेकिन वो नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ। जांच होगी या स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो सही जांच करती है और सरकार की भी नीयत साफ है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसने की उम्मीद है। बिल्कुल महेश, सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंक्स में जमा नहीं होना चाहिए। अशोक अरोड़ा को आपने सुना होगा रिपोर्ट में, वो ये भी कह रहे थे कि सरकार का जो पैसा है वो सरकार के पास ही रहना चाहिए, उसके बाद भी निगमों का पैसा जमा हो रहा है प्राइवेट बैंकों में, खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और जैसा देवेंद्र भी कह रहे हैं कि बड़ी मछलियाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है जो नियम थे उनको तो ताक पर रखा ही गया और एक बड़ा घोटाला किया गया जिससे कि सब कुछ दब जाए और निकल कर सामने ना आए। लेकिन अब एक के बाद एक IDFC का 590 करोड़ का, फिर पंचकूला में कोटक महिंद्रा बैंक में 145 करोड़ की FD, अब परतें खुलने लगी हैं और कई नाम भी आएंगे। सौरभ, अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। अतीत में वो इंडियन नेशनल लोकदल की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के राज में भी प्राइवेट बैंकों को ये सरकार का पैसा दिया जाता था। उस वक्त भी, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भी प्राइवेट बैंकों में सरकारी महकमों का पैसा रखा जाता था। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये फैसला तो कोई मौजूदा सरकार का नहीं है। अतीत में भी इस तरह के फैसले सरकारों की तरफ से लिए गए हैं और किसी मामलों में मैंने समझने की भी कोशिश की कि आखिर प्राइवेट बैंक प्रायोरिटी क्यों बन गए। हमने पुलिस महकमे में देखा था, हरियाणा पुलिस का संदर्भ आप ले सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस महकमों को, महकमे में जो सैलरी अकाउंट है, अगर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, यानी हरियाणा पुलिस ने अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का, अधिकारियों का बैंक अकाउंट किसी एक खास बैंक को चिन्हित किया, तो जितने भी कर्मचारियों को ATM कार्ड दिया गया उसके साथ 25 लाख रुपए तक का जो कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस, यानी किसी भी सूरत में सड़क दुर्घटना हो या कोई भी अन्य कारण हो, मौत की स्थिति में 25 लाख रुपए का उस वक्त इंश्योरेंस साथ में ATM कार्ड के साथ दिया गया। ये एक अतिरिक्त सुविधा थी जो प्राइवेट बैंक दे रहे थे, सरकारी बैंकों की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं थी। उसके अलावा उस वक्त में ये भी रहता था कि प्रीमियम अकाउंट किसका है, यानी कैटेगराइजेशन रहती है कि आप डेली का जो विड्रॉल है 25,000 रुपए कर सकते हैं, 40,000 कर सकते हैं, और गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड अगर आपके पास है तो फिर ATM से आप 1 लाख और 2 लाख रुपए तक की राशि भी एक ही ट्रांजैक्शन में आप हासिल कर सकते थे। तो इस तरह की बड़ी ट्रांजैक्शन कैश की कर सके लोग, इस तरह की सुविधाएं भी प्राइवेट बैंकों की तरफ से दी गई। इसी वजह से प्रायोरिटी ने बना लिया गया और कोशिश ये की गई कि सरकारी बैंकों की बजाय प्राइवेट बैंकों में ही तमाम जो कर्मचारियों के बैंक अकाउंट्स हैं, सैलरी अकाउंट्स हैं, वो ट्रांसफर कर दी जाएं। अब इसी तरह की एक लाभकारी योजनाओं की बात कहा जा सकता है कि इस तरह के ऑफर्स दिए गए प्राइवेट बैंकों की तरफ से कि कहीं ना कहीं सरकारी पैसे को संभालने वाले लोगों के मन में लालच आ रहा था कि किस तरीके से क्यों ना हम SBI और PNB और इस तरह के तमाम सरकारी बैंकों को छोड़ दें और प्राइवेट बैंक जो एक फ़ोन कॉल पर आपके आदेश पर काम करता है, क्यों नहीं ऑड आवर्स में भी, छुट्टी के दिन भी इन बैंकों में काम करवाया जा सकता है। तो क्या ये सुविधा हासिल नहीं कर ली जाए? मुझे लगता है कि यही लालच था और वो लालच का प्रारूप फिर बदलता चला गया। FD के तौर पर हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंकों में ही भ्रष्टाचार संभव है, सरकारी बैंक में भी संभव है, लेकिन ये मानकर चलिए कि प्राइवेट बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आसानी से भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी छोड़ देंगे। आपको याद होगा
नोटबंदी बिल्कुल के जाहिर वक्त सी भी बात है। काफी सारे प्राइवेट बैंक्स के मैनेजर्स ने बड़ी तादाद में जो है नोट बदलने का काम किया और उसके बाद वो लोग नौकरी छोड़कर हाँ, निकल लिए। बिल्कुल। आप नौकरी छोड़कर निकलिए की भावना के पीछे के कारण को समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कांड वो कर चुके थे कि इससे पहले उन्हें पकड़ा जाता वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर दूसरे कामकाज करने बिल्कुल। लगे। ये नोटबंदी के वक्त की बात है जब प्राइवेट बैंक के बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे ऑपरेशनल मैनेजर्स उस वक्त नोटबंदी के खत्म होने के साथ ही अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे गए। तो ये मानकर चलिए कि बहुत बड़े तादाद में अनियमितताएं बरती गई थी। जो आरबीआई की तरफ से नियम तय किए गए थे नोट बदलने को लेकर, उनकी अनदेखी की गई थी और लोगों की बिना जानकारी के ही उनके अकाउंट्स में पैसे का जो लेन देन है वो कर लिया गया। उन्हें नोट बदलने की जो सुविधा थी उसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो मानकर चलिए कि इस तरह की कोशिश यहाँ पर भी की गई है। बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सरकार के लिए आसान है कि आप प्राइवेट बैंक के मैनेजर को रात में ही उठा लाए, उसकी गिरफ्तारी आपने दिखा दी, लेकिन अब इससे आगे की जो डगर है वो सरकार के लिए मुश्किल है कि किसका फैसला था, क्यों अनदेखी की गई। और फाइनेंस डिपार्टमेंट, कल भी हम इसी बात पर जिक्र कर रहे थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी जो है सरकार इस्तेमाल करती है। सीएजी तक का जो ऑडिट है वो तमाम महकमों का किया जाता है। फिर ऐसा क्या था कि लोग इन्हें पकड़ नहीं पाए और ये फ्रॉड जो है एक के बाद एक अलग अलग महकमों में देखने को मिला। मुझे लगता है कि ये तो एक बानी है। जैसे जैसे और ज्यादा गहराई में उतरेगी सरकार, अपने पैसे को संभालने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है कि और भी बड़े बड़े कांड सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब ये जमींदोज रखे गए थे, पर्दे के नीचे, दरी के नीचे छिपा कर रखे गए थे। जैसे जैसे मामले खुलते जाएंगे मुझे लगता है कि चौंका देने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। अभी सरकार को अपने पैसे को संभालने की जरूरत है और मुझे लगता है कि अगर आप सबसे बड़ी गलती पूछे तो मैं यही कहूंगा कि सरकार अपने पैसे को नहीं संभाल रही थी, जिसका फायदा प्राइवेट बैंकों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, बाबुओं ने बखूबी उठाया है। वीरेंद्र जी, पूरा घोटाला आप देख रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। इन मामलों में क्या कुछ लगता है सफ़ेद पोशों पर आंच आएगी, कुछ बड़े नाम आ सकते हैं, जैसे हम अक्सर चर्चा भी कर रहे हैं अपनी इस डिबेट में, और देख भी रहे हैं कि आगे और बड़े नाम आ सकते हैं, कोई और बड़े विभाग भी निकल कर सामने आएंगे, खुलासा होता है सही दिशा में? तो देखिए, पंचकूला में अभी तो पहले जो है निर्वाचित नगर निगम था, मेयर का कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, तो मतलब ये है कि वहां तो निर्वाचित सदन था। और देखिए, ये तो बजट के अंदर भी आता है। मान लीजिए अगर आपके पास इतनी राशि है तो नगर निगम की एजेंडे में, बैठक में ये प्रस्ताव आता है कि इतनी राशि है, किस बैंक में हम जमा करा रहे हैं, तो ये नगर निगम की बैठक में आता है, प्रस्ताव भी आता है, स्वीकृति भी ली जाती है। देखिए, एक लेखा अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती, वो अपने स्तर पर कोई फैसला करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इस ऐसे मामलों में बड़े अधिकारियों की भूमिका तो रहती है, नेताओं की भी रहती है, क्योंकि देखिए वहां पंचकूला में मेयर था, मेयर का कार्यकाल पूरा हुआ है। अब ये क्या मामला उनके संज्ञान में है या नहीं है, उनसे अनुमति ली गई या पंचकूला नगर निगम की बैठक में ये प्रस्ताव आया नहीं आया, तो किस स्तर पर हुआ, ये सब मामला तो जांच का विषय है जी। लेकिन पंचकूला में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का तो चुनाव हुआ नहीं, 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया जी। लेकिन अब जो वहां पर चुनाव भी हैं, तो क्या ये मामले पार्षदों की स्वीकृति लेकर जो है वहां निजी बैंकों में ये खाते खोले गए, एफडी कराई गई, ये भी अपने स्तर पर जांच का विषय। देखिए, लेखा अधिकारी अगर उसको कोई वरिष्ठ अधिकारी कुछ कहे या कोई राजनेता कहे, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप मुझे लिखित में आदेश दीजिए, उसको तो पालना करनी है, तो वो उसी बैंक में राशि जमा करा देते। और इसमें देखिए, नगर निगम के ऑडिटर भी होते हैं, ऑडिटर्स की क्या भूमिका रही, क्या उन्होंने जांच की, और बैंक में भी ऑडिटर होते हैं। ये देखिए, जिन्होंने भी ये फ्रॉड किया, क्या उन्होंने सोचा नहीं पकड़ा नहीं जाएंगे? बिल्कुल। उनका उद्देश्य ये रहा होगा कि बैंक की अभी जो ये एफडी है, अभी मैच्योर नहीं होने वाली, या उसका जो पैसा है वो उन्होंने गोल्ड में, प्रॉपर्टी में कहीं और निवेश कर दिया होगा, भाई समय रहते हम इसको वापस जमा करा देंगे। तो ये क्या घालमेल है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इससे सवाल तो कई उठते हैं। अब अकेला ये पंचकूला नगर निगम तक सीमित नहीं हो सकता, इसको दूसरे जो है जिले हैं वहां पर भी जांच की जानी चाहिए, और एक नोडल अधिकारी हो। भाई अगर मान लीजिए जिले में कोई बड़ा अधिकारी कह दे, अमुक विभाग के प्रमुख को कह दे कि आपने अपना पैसा या बैंक अकाउंट अमुक प्राइवेट बैंक में खोलना है, तो उस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है। जो अधीनस्थ है उसको तो अपने बड़े अधिकारी के आदेश का
पालन करना ही करना है, जी। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि आप मुझे लिखित में ऐसा आदेश करें। हम्म, तो ये सब होता है। हम्म, तो अब आगे से सरकार के दिशा निर्देश भी हैं। निश्चित रूप से ये कहा गया कि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों में राशि जमा कराएं, वहीं से लेन देन करें। जी लेकिन वित्तीय लेन देन आज भी प्राइवेट बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं। जी। प्राइवेट बैंकों की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठा ही है। हम्म, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी हो सकता है, जो खेल प्राइवेट बैंकों में हुआ और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सजगता की जरूरत है। और अब जो है बैंकों को भी अब सोचना पड़ेगा। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक ने एक तरह के अपने व्यवस्था भी दी है, स्पष्टीकरण भी दिया है कि उन्होंने खुद ही जो है पहल करते हुए जो है पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा है कि हमारा जो सिस्टम है पूरा पारदर्शी है। लेकिन अब समय के साथ साथ तो इसमें ये दिखाई दिया है कि कहीं ना कहीं दोष तो सही है। भाई अगर अधिकारी आपस में मिल जाएं और देखिए जो भी आपका अगर एफडी है, सावधि जमा जो है वो अगर मैच्योर होती है, परिपक्वता तिथि पर संदेश भी जाता है, मैसेज भी जाता है, संबंधित अधिकारियों को जाता है। जी। ये जो संदेश है, मैसेज उन तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो क्या व्यवस्था थी, उसको डिलीट कर दिया गया या उसको इग्नोर कर दिया गया? तो ये सब बातें तो देखिए जो भी निगम के अधिकारियों पर तो बात आती है जी। और बैंक के अधिकारियों पर आती है, दोनों की मिले भगत से ज्यादा संभव नहीं है। लेकिन अब तो ये है कि उस पैसे को रिकवर किया जाए और भविष्य में ऐसे घोटाले ना हो, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समुचित प्रबंध करने चाहिए। और इसमें देखिए अब राजनेताओं की भूमिका क्या हो सकती है? अब कोई लिखित आदेश तो है नहीं। हाँ, निर्वाचन सदन था कि नगर निगम की बैठक में ये एजेंडा आया नहीं आया। नगर निगम की बैठक में बजट की बैठक भी होती है, बजट प्रस्ताव आते हैं, उनमें भी इस चीज का उल्लेख होता है। तो ये सब बातें जांच का विषय हैं। लेकिन अब जो है एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की तह तक कहां तक पहुंच पाएगा? क्या वो बड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी जांच करेगा? पंचकुला में तो पहले भी सफाई के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ जी, लोकायुक्त तक मामला गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और नगर निगम में सफाई के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। फरीदाबाद नगर निगम में तो बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक तो कोई जांच ही चल रही है, कोई तक जो दोषी है उन पर कार्रवाई हुई नहीं। क्या इस मामले में भी लीपापोती कर दी जाएगी? लोगों में ये प्रश्न अवश्य है और विपक्ष इस मामले को उठा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जांच कितने समय में चलेगी और कहां तक दोषी पकड़े जाएंगे? सिर्फ बैंक कर्मचारियों तक और निगम के छोटे अधिकारियों तक ही अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये है कि इसकी तह तक जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले ना हो और पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे। समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में कमेंट लूंगा 15-15 सेकंड में आप तीनों से। वीरेंद्र जी, पहले आपसे लेना चाहूंगा, सीबीआई जांच की मांग विपक्ष जो कर रहा है वो संभव होगी आने वाले समय में सरकार करा सकती है? शॉर्ट में सर। नहीं, देखिए ये संभव नहीं है। हर मामले सीबीआई को नहीं सौंपे जा सकते। और देखिए जो एंटी करप्शन ब्यूरो है इसमें सक्षम है, वो उस मामले की तह तक जा सकता है। हरियाणा के पास अपना मशीनरी, अपना जांच तंत्र है, वो इसको कर सकता है। बैंक की भी अपनी टीमें हैं, तो इस मामले की तह तक आसानी से जाया जा सकता है। सीबीआई की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मांग ही हो सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है देवेंद्र, क्या कई विभागों के आने की बात जो कही जा रही है वो संभावना है कि और भी बड़े विभाग, बड़े अधिकारी आएंगे, उनके नाम भी आ सकते हैं? संक्षेप में। बिल्कुल सौरभ, देखिए 4-5 साल पहले यस बैंक का केस आया था मेरे दफ्तर के सामने, मैंने स्टोरी की थी। यस बैंक के जो घोटाला था उसके बाद एडवाइजरी जारी हुई थी कि सरकारी बैंकों में ही सरकारी पैसा जाए। एक दूसरी, मेरा एक्सिस बैंक में जैसे अकाउंट है, आज से 1-1.5 साल पहले मेरे को हर रोज कॉल आती थी कि आप डिपॉजिट करा लो, आपका बैंक बैलेंस है, डिपॉजिट। मतलब बैंक डिपॉजिट के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ये पैसा कैसे बिजनेस में आगे लगाया जाता है इसका एक नमूना है। तीसरी बात ये, भूपेंद्र हुड्डा सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2 मंत्री थे, ओम प्रकाश जैन, जिलेराम शर्मा, मर्डर केस में उनका नाम आया था। भूपेंद्र हुड्डा ने उनका इस्तीफा मांग लिया था, भाई आप इस्तीफा दो, जांच के बाद आप निर्दोष हो गए तो आपको रीइंस्टेट बहाल किया जाएगा। ऐसे ही गोपाल कांडा वाला केस था, मर्डर केस में गृह मंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा ने उसका इस्तीफा मांग लिया था। इस सरकार को भी चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो ताकि लोगों के गले उतरे, लोग ये ना कहे कि सरकार ने लीपापोती की। अगर बड़े लोग कसूरवार हैं तो वो सामने लाए जाने चाहिए, जैसे पिछली सरकार में हुआ। रोक रहा हूं मैं। महेश, रिकवरी होगी, बड़े नाम आएंगे, जो देवेंद्र जिक्र कर रहे हैं वो खुलासा होगा, पटाक्षेप होगा, उम्मीद की जा सकती है? संक्षेप में।
देखिए, सरकार के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि रिकवरी कर ली जाए, किसी भी सूरत में सरकार का पैसा सरकार के खजाने में वापस आए। और मुझे लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा इस भ्रष्टाचार का नहीं है। सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शंस को समझने की जरूरत है, किस किस ने उस पर सिग्नेचर किए, कौन कौन रिसीवर था, सेंडर कौन था, सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है। बेहद आसानी से पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है, और एंटी करप्शन ब्यूरो ये काम आसानी से कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा इस कार्रवाई में, घोटालों के बाद होने वाली कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कौन कौन से वो नाम हैं जो सरकार सामने ला सकती है। निष्पक्षता के साथ ये देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।